वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है वित्तीय प्रबंधन के लक्ष्य, गोल्स ऑफ एफएम। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि लक्ष्य क्या होते हैं। गोल्स, तो इसको अपन देख सकते हैं कि लक्ष्य को डिफाइन किया गया है जैसे कि एक्ट एज ए मोटिवेटर्स। तो ये एक प्रेरक के रूप में काम करते हैं, एक मोटिवेटर्स के रूप में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारी कंपनी की सेल्स इस साल 100 करोड़ है, हम इसको इंक्रीज करके 200 करोड़ करना चाहते हैं। तो ये हमारा एक गोल हो गया कि अब हमें हमारी सेल को डबल करना है। तो ये हमारे एक मोटिवेटर की तरह काम करता है कि अब हमें इस डायरेक्शन में सारे एफर्ट्स लगाने हैं। सर्व एज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। तो जाहिर सी बात है, इस साल हमने हमारा टारगेट रखा कि हमारी सेल्स दुगनी होनी चाहिए। तो ये अब हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया हमारी परफॉर्मेंस को चेक करने का कि यदि हम इसको अचीव कर लेते हैं, इट मीन्स हमने हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार काम किया है, अदरवाइज हम उसमें कहीं ना कहीं मिस हो गए। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टास्क। तो चूंकि संस्था में क्या है, बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। ये सेल्स है, ये प्रोडक्शन है, ये फाइनेंस का है, ये फिर ह्यूमन रिसोर्सेज का है। तो इन सब कार्यों में कोऑर्डिनेशन करने में ये गोल काम करते हैं, क्योंकि अब हमारे सामने जब टारगेट है तो सारे डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक, सारे फंक्शन मिलकर उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। इसलिए फाइनली भी वही है, फैसिलिटेट इन आइडेंटिफाई इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप एंड सो ऑन। तो ये हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनके बीच भी कोऑर्डिनेशन और रिलेशनशिप बनाने का काम करता है। तो ये तो थे हमारे गोल, यानी कि लक्ष्य क्या है। अब अपन देखते हैं एज ए मैनेजमेंट, एज ए फाइनेंस मैनेजमेंट हमारे लक्ष्य क्या होते हैं। तो मोटे तौर पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि लाभ अधिकतम करना, और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि संपदा या धन को अधिकतम करना। तो सबसे पहले देखते हैं लाभ अधिकतमीकरण, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संस्था का जो मेन मोटो होता है वो लाभ कमाना ही होता है, और चूंकि लाभ कमाना एक पारंपरिक और संकीर्ण दृष्टिकोण माना गया है, क्योंकि जब संस्थाएं प्रारंभ हुई थी तो सबसे पहले इनिशियली जो हमारा लक्ष्य था वो यही था, यानी कि लाभ कमाना। इसलिए इसको एक प्रारंभिक या ट्रेडिशनल अप्रोच या दृष्टिकोण माना गया है। अब अपन देखते हैं कि लाभ अधिकतमीकरण के पक्ष में कौन कौन से तर्क है, इसका मतलब इसके फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट दिए जाते हैं। तो पहला है व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसका मतलब वो लाभ कमाना चाहता है या पैसा कमाना चाहता है। तो लाभ किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है। लाभ व्यवसाय संचालन का मापदंड है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसा अपन मानते हैं कि यदि कोई संस्था कमा नहीं रही है तो हम कहते हैं कि ये संस्था असफल हो रही है या फेलियर हो रही है। जबकि वो लगातार प्रॉफिट गेन करती है, इसका मतलब हम मानते हैं कि वो संस्था ग्रोथ कर रही है। तो आज के टाइम में हमारी ग्रोथ या हमारे जो बिजनेस स्टैंडर्ड भी एक लाभ ही माना जाता है। लाभ व्यवसाय की जोखिम को कम करता है। यदि आप अच्छा खासा लाभ कमाते हो तो आपके बिजनेस के फेलियर होने के चांस स्वतः ही कम हो जाते हैं। फिर अपन देखते हैं कि लाभ वित्त का मुख्य स्रोत है। इसका मतलब जब कंपनी पैसा कमा रही है, उसका प्रॉफिट गेन कर रही है, तो उसको अपने बिजनेस को विस्तार करने के लिए कहीं बाहर से पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने लाभों से भी है एज ए फाइनेंस के उसके मेन सोर्स के रूप में उसका यूटिलाइज कर सकती है। तो ये हमने इसके कुछ फेवर में आर्गुमेंट देखे। अब अपन देखते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि लाभ को मैक्सिमाइज करना सही नहीं है, वो इसके अगेंस्ट में कौन से आर्गुमेंट देते हैं। तो पहला है लाभ अधिकतमीकरण श्रमिकों और उपभोक्ता का शोषण करता है। यह बात अपन समाज में आज के परिदृश्य में अच्छे से समझ सकते हैं कि जब भी लाभ को ज़्यादा कमाने की होड़ लगी है, कहीं ना कहीं हम हमारे श्रमिकों और उपभोक्ता का शोषण डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लाभ हमें कमाना है, इसका मतलब हमें दूसरे व्यक्तियों का शोषण करना पड़ेगा। तो अधिकांश बार यह देखा गया है कि लाभ अधिकतम करने के लिए श्रमिकों और उपभोक्ता का शोषण किया जाता रहा है। फिर दूसरा है लाभ अधिकतम करने के लिए अनैतिक आचरण, जैसे भ्रष्ट व्यवहार, अनुचित व्यापार इत्यादि। तो यह बात भी हमारे सामने समाज में देखने को मिलती है कि जब भी हम लाभ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो कई बहुत सारी अनैतिक चीज़ें भी हमारे आचरण में आ जाती है, जिनमें कुछ एक ये है। फिर है कि जब भी हम लाभ को ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसकी वजह से हमारे क्या होता है कि आज की जो संस्था है, आज की जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी बहुत सारी पार्टीज है। पहले क्या होता था
कि यही व्यापारी, यही उसका परचेजर, यही उसका इन्वेस्टर, यही उसका फाइनेंसर, सब कुछ एक ही व्यक्ति होता था। लेकिन आज के टाइम में अपन देखते हैं कि एक कंपनी में बहुत सारे अलग अलग पार्टीज होती है, जैसे उसके लेनदार हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, उसके देनदार हो सकते हैं, उसके शेयर होल्डर हो सकते हैं, उसका मैनेजमेंट हो सकता है। तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करने की समस्या, क्योंकि जब लाभ को ज़्यादा तवज्जो जाएगी तो लाभ हमेशा स्वामी के प्रति वफादार होता है, और ऐसी स्थिति में इन सब के बीच में असमानताएं उत्पन्न हो जाती है। आगे अपन देखते हैं कि जो लोग लाभ को विपक्ष में है वो इसकी कुछ कमियां भी बताते हैं कि भाई लाभ को मैक्सिमाइज करने की कुछ अपनी लिमिटेशन भी है। जैसे कि यह अस्पष्ट धारणा है, इट मीन्स लाभ अपने आप में एक अस्पष्ट धारणा है, क्योंकि लाभ तो बहुत सारे हो सकता है। तो आप कौन से लाभ को ज़्यादा करना चाहते हैं, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट को, या नेट प्रॉफिट को, या अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट प्रॉफिट को, या आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को? तो चूंकि लाभ अपने आप में भी एक अस्पष्ट धारणा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन बताई गई वो ये है कि यह मुद्रा के समय मूल्य यानी कि टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है, चूंकि लाभ आज के टाइम को देखता है, जबकि उस पैसे की फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी उस चीज़ को ये बिल्कुल नकार देता है, और ये इसकी सबसे मेजर लिमिटेशन है। जोखिम को नज़रअंदाज करता है। जाहिर सी बात है, जब अपन कहते हैं कि मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ऐसे में जब अपन ज़्यादा लाभ की तरफ भागेंगे तो जोखिम भी संस्था के लिए हम खुद ही बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अधिक लाभ कमाने के चक्कर में कई बार अपन अनावश्यक जोखिम को बुलावा कर लेते हैं। तो अब अपन इसका दूसरा देखते हैं कि दूसरा संस्था के लिए, एज ए एफएम के लिए या वित्तीय प्रबंधक के लिए दूसरा जो लक्ष्य होता है वो क्या है? तो वो है संपदा या धन का अधिकतमीकरण, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब ये होता क्या है? तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि फर्म का जो शुद्ध मूल्य होता है, इट मीन्स नेट वर्थ को इंक्रीज करना ही संपदा को अधिकतम करना कहलाता है। क्योंकि हमारी जो आज के टाइम में जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, और इन शेयर होल्डर की जो शेयर है उनकी यदि यहाँ पर मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो वो तभी संभव है जब कंपनी ओवरऑल ग्रोथ करेगी। इसलिए यदि कंपनी की नेटवर्थ बढ़ जाती है तो स्वतः ही बाजार मूल्य भी उस शेयर के अच्छे बढ़ जाते हैं, जिससे कंपनी की इमेज भी बनती है। तो इस प्रकार अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि ही संपदा यानी कि वेल्थ में वृद्धि मानी जाती है। अब जो लोग इसके पक्ष में हैं वो इसके पक्ष में ये आर्गुमेंट देते हैं। तो अब अपन देखते हैं संपदा अधिकतमीकरण के पक्ष में तर्क। संपदा संपदा अधिकतमीकरण लाभ अधिकतमीकरण से बेहतर है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य शेयर होल्डर्स की वैल्यू और वेल्थ में सुधार करना है। जहां अपन लाभ की बात करते हैं वो एक पक्षी हो जाता है, जबकि जब अपन वेल्थ की बात करते हैं तो उसमें शेयर होल्डर का ओवरऑल ग्रोथ होती है। इसलिए हम मानते हैं कि वेल्थ इज बेटर देन प्रॉफिट। फिर अपन दूसरा देखते हैं कि संपदा मूल्य अधिकतम करना एक स्पष्ट धारणा है, क्योंकि यहाँ पर इसमें अपन ने क्या करते हैं, न केवल इसके भावी रोकड़ प्रवाह का अनुमान भी लगाया जाता है बल्कि उसका प्रेजेंट वैल्यू भी लिया जाता है। जैसा अभी अपन ने देखा था कि लाभ समय मूल्य की उपेक्षा करता है, मतलब इग्नोर करता है, जबकि हम इसमें देख सकते हैं कि ये वाली जो है मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यह इसके प्रेजेंट वैल्यू को लेता है। इसका मतलब ये उसके भावी मूल्यों का समावेश करता है। फिर अपन देखते हैं जो इसके पक्ष में फेवर में तीसरा आता है वो कि इसका समय मूल्य और जोखिम दोनों को मानते हैं। बिल्कुल, जब अपन वेल्थ की बात करते हैं तो इसमें अपन न केवल उसकी टाइम वैल्यू बल्कि रिस्क दोनों को कैलकुलेट करके चलते हैं, क्योंकि हमारे मार्केट प्राइस तभी बढ़ेगी जब हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी एज ए फाइनेंशियल मतलब सेक्टर के रूप में। तो ऐसी स्थिति में हमारी जोखिम भी कम होगी और हम उस कंपनी की भविष्य को भी साथ में लेके चलते हैं। फिर अपन देखते हैं कि इससे संसाधनों का कुशल एलोकेशन होता है। तो यहाँ भी सही है, क्योंकि जब कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है तो हम मानते हैं कि उस संस्था में संसाधनों का सही ढंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इससे मतलब जो एक अच्छी लाभांश नीति है उसको भी प्रोत्साहित मिलता है, क्योंकि हमारी कंपनी के मार्केट प्राइस तभी अप होंगे जब हम हमारे शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न देंगे, अन्यथा हमारे मार्केट शेयर की प्राइस क्या जाएगी, डाउन। तो चूंकि हमारे मार्केट प्राइस अच्छी हो रही है
तभी हमारी वेल्थ बढ़ेगी, और यह तभी संभव है जब हमारे शेयर होल्डर हमसे खुश होंगे, और ऐसी स्थिति में हमारे मार्केट प्राइस स्वतः ही बढ़ जाएंगे। तो इससे हमारे शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न भी मिलता है। अब जो लोग ये मानते हैं कि नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, वो इसके अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट देते हैं। वो ये मानते हैं कि ये कुछ नया नहीं, यह लाभ अधिकतमीकरण का ही अप्रत्यक्ष नाम है। इसका मतलब ये है कि चूंकि जब आप वेल्थ को बढ़ाना चाहते हो, तो एक तरह से इनका ये कहना है कि इनडायरेक्टली आप प्रॉफिट को ही बढ़ाना चाहते हो, केवल आपने प्रॉफिट की जगह वेल्थ नाम दे दिया, बाकी काम वो का वही है, आप अपने लाभ को या फायदे को बढ़ाना चाहते हैं। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से ओनर और मैनेजमेंट में विवाद हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट सबको कोऑर्डिनेट करके चलता है, जबकि ओनर अपने प्रॉफिट के लिए भागेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में विवाद भी हो सकता है। लेकिन आज के ज़माने में अपन कहा जाए तो संपदा यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू।